भारत का गौरव, भारत की गरिमा, भारत की उत्तम विकास यात्रा और विश्व की भारत के पास जो अपेक्षाएं हैं वो भारत के सामान्य मानवी की जो अपेक्षाएं हैं उसकी पूर्ति करने के प्रयास, उसका एक विस्तार से बयान आदरणीय राष्ट्रपति जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मैं उनके प्रति आदरपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करने के लिए मैं खड़ा हुआ। सदन की इस महत्वपूर्ण चर्चा में कई आदरणीय सदस्यों ने अपने अनुभव का, अपने विचारों का लाभ सदन को और देश को पहुंचाया है। आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन जी, श्री वेंकैया नायडू जी, मीनाक्षी लेखी जी, हरसिमरत कौर जी, श्री पी नागराजन जी, श्रीमान सौगत राय, श्रीमान भर्तृहरि मेहताब जी, श्रीमान जितेंद्र रेड्डी जी, मोहम्मद सलीम जी, सुप्रिया सुले जी, मुलायम सिंह यादव जी, राहुल गांधी जी, अनुप्रिया पटेल जी, श्री रियो जी, श्री ओवैसी जी, कई वरिष्ठ आदरणीय महानुभावों ने अपने विचार रखे हैं। और ये अच्छी बात है कि हमने अपने बड़ों की सलाह माननी चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए। और राष्ट्रपति जी हमारे संवैधानिक व्यवस्था के सबसे बड़े पद पर हैं और उनकी सलाह हमने अवश्य माननी चाहिए। और मैं स्पीकर महोदय का विशेष रूप से इसलिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पिछले कुछ समय में उन्होंने कई नए इनिशिएटिव लिए हैं। उन्होंने जो श्री योजना प्रस्तुत की है, स्पीकर्स रिसर्च इनिशिएटिव, हम सभी सांसदों को अलग अलग विषयों पर रिसर्च मटेरियल मिले, हम लोगों का प्रबोधन हो। एक अच्छा प्रकल्प आपके द्वारा चल रहा है और वो संसद को क्वालिटेटिव चेंज लाने में उपयोगी होगा। मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उनको जनता की आवाज उठाने से रोका जाता है। और इसलिए संसद में कितने ही विरोधी विचार क्यों ना हो, कितने ही नाराजगी क्यों ना हो, लेकिन वो प्रकट होना ये आवश्यकता है। सदन एक ऐसा फोरम है जहां तर्क रखे जाते हैं, जहां तीखे जवाब दिए जाते हैं। एक ऐसा फोरम है जहां सरकार पर सवाल किए जाते हैं। एक ऐसा फोरम है जहां सरकार को अपना बचाव करना होता है, अपने पक्ष में सफाई देनी होती है। बहस के दौरान किसी को बख्शा नहीं जाता और उसकी उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन बहस के दौरान अगर सदन की गरिमा और मर्यादा बनी रहे तो हम अपनी बात और मजबूती से रख पाएंगे और साथ ही साख भी बना पाएंगे। ये उपदेश नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी का है। राष्ट्रपति जी की बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने लंबे अरसे तक इस प्रक्रिया में भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष बिताए हैं और उन लोगों के साथ बिताए हैं कि जिनसे ज्यादा अपेक्षा बहुत स्वाभाविक है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं। मैं इस सदन में मौजूद
सभी दलों को अहम बिल पास कराने में मदद का न्योता देता हूं। और जब मैं इस सदन कहता हूं, मतलब दोनों सदन। ये बिल लोगों के लिए है। ये बिल इसलिए जरूरी है ताकि सिस्टम से दलालों को खत्म किया जा सके। ये बिल इसलिए है ताकि जमीनी स्तर पर जिम्मेदारियां बांटी जा सके। ये बिल इसलिए है ताकि प्रशासन को जवाबदेह बनाया जा सके। ये बिल इसलिए है ताकि योजनाओं में आम जनता की भूमिका बढ़ाई जा सके, सामाजिक न्याय में, विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाई जा सके। ये बिल इस लोकतंत्र की बुनियाद को मदद करने के लिए है। ये भी नरेंद्र मोदी नहीं कह रहा, ये भी हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने कहा है और हमने बड़ों की बात माननी चाहिए। प्लीज गुस्सा नहीं करते। सदन को रोकने के संबंध में कुछ बातों की चर्चा जरूरी लगती है। हमारे भूतपूर्व स्पीकर और यहाँ कुछ महानुभाव हैं जिनके वो गाइड एंड फिलोसोफर रहे लंबे अरसे तक, श्रीमान सोमनाथ चटर्जी। उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दों पर जिनके बारे में धारणा होती है कि वे महत्वपूर्ण है, सदन की बैठकों को रोकना पूरी तरह काउंटर प्रोडक्टिव है। दुर्भाग्य से राजनीतिक दलों में यह विचार पनपा है कि संसद की कार्यवाही में व्यवधान डालने और अंततः संसद को समय से पहले स्थगित करा देने से उस विषय का या मुद्दे का महत्व साबित हो जाएगा जिस पर विभिन्न पार्टियां विरोध कर रही हैं। संसद के कार्यों को बाधित करने को अगर देश के लोगों के खिलाफ युद्ध जैसा नहीं भी माने तो कम से कम संसदीय प्रणाली में आस्था की कमी तो मानना ही चाहिए। दुर्भाग्य से लगभग सभी राजनीतिक दल और यहां तक कि जो छोटे दल हैं उनका भी ऐसा ही विश्वास और नजरिया दिखाई दे रहा है। ये चिंता श्रीमान सोमनाथ जी ने भी सभी सदस्यों के सामने प्रकट की है। मैं एक और बात को आज कहना चाहता हूं सदन चलने के संबंध में। यहां हम संसद में जो भारत की सॉवरेनिटी अथॉरिटी है, भारत की सॉवरेन अथॉरिटी है, भारत के शासन की जिम्मेदारी लेकर आए हैं। निश्चित रूप से इस सॉवरेन बॉडी का सदस्य होने से बड़ी जिम्मेदारी और बढ़िया सौभाग्य कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि यह इस देश की विशाल जनसंख्या की नियति के लिए जिम्मेदार है। ये सदन हम में से सभी को अगर हमेशा नहीं तो जीवन में कभी न कभी जिम्मेदारी का यह बड़ा एहसास जरूर हुआ होगा और जिस डेस्टिनी के लिए हमें बुलाया गया है उसे हमने महसूस जरूर किया होगा। हम इस योग्य है या नहीं वह अलग मामला है। अतः इन 5 वर्षों के दौरान हम अपने कार्यों में न केवल इतिहास के किनारे खड़े रहें
बल्कि कभी कभी हम इतिहास बनाने की प्रक्रिया में भी शामिल हुए। ये बात सांसदों के संबंध में इतनी ऊंची कल्पना हमारे प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1957 में व्यक्त की थी। तब तो हम में से कोई नहीं थे, हम में से कोई नहीं था। उस समय भी ये चिंता हम में से और हमारे दल के तो कोई नहीं थे। उस समय ये बात आपने कही थी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये देश को जानना जरूरी है। इसी लोकसभा में हो हल्ले के बीच आपकी दृढ़ता के कारण, आपके उच्च मनोबल के कारण कुछ बिल पास हुए, लेकिन वे आगे नहीं पहुंच पाए। नेशनल वाटरवे बिल, हमारे यहां जल शक्ति का कितना सामर्थ्य है, कितना उपयोग है, पानी बह रहा है। उसके लिए सरकार एक योजना लेकर के काम करना चाहती है। इसका उसको रोक करके देश का क्या भला कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जब राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इस बात को कहा है, उसी प्रकार से व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल, ये वो विषय है जो हम सिटीजन सेंट्रिक कह सकें, हम जागरूक नागरिकों के अधिकारों की बात कह सकें। और इसलिए उसको रोकने के पीछे मुझे कोई तर्क नजर नहीं आता है। जीएसटी भी हम कल से सुन रहे हैं, ये तो हमारा है, ये तो हमारा है, ये तो हमारा है। ये भी तो आप ही का है। जीएसटी बिल आप ही का है और उसको रोका जा रहा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, ये कौन कंज्यूमर है, उससे रोका गया है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, हम सोचें कि राष्ट्रपति जी हमारे संविधान के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, उनकी सलाह हम जरूर मानेंगे। और जब मैं संसद की बात कर रहा हूं तो मैं सभी आदरणीय सदस्यों से भी मेरे कुछ विचार रखना चाहता हूं। एक पहली बार सदन में आए हुए एक सांसद के विचार हैं, एक प्रधानमंत्री के विचार के रूप में न लिया जाए, लेकिन हो सकता है शायद ये चीजें काम आ जाएं। थैंक यू, थैंक्स। मुझे बहुत प्रमाण पत्र 14 साल से मिल रहे, एक और से ही। मैं आपका बहुत आभारी हूं और सर झुका करके आपका आदर करता हूं। मेरा एक सुझाव है, आपने 5 और 6 के तो एक अच्छा कार्यक्रम की रचना की है। इस बार 8 मार्च को हमारा सदन चलता होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। उस समय का 8 मार्च का जो एजेंडा है वही रहे, लेकिन हम तय कर सकते हैं क्या कि 8 मार्च को सिर्फ हमारे वीमेन मेंबर ही बोलेंगे। हम हमारी संसदीय गतिविधि उसी प्रकार से उसी प्रकार से हम बहुत समय, हमारे समय ऐसा था, आपके समय ऐसा है, आप ऐसे हैं, हम वैसे हैं, ये हम करते रहते हैं। और देश को अब हमारे विषय में पूरा पता है, इसलिए
देश को कोई तकलीफ नहीं। हम सब कौन हैं, कहां खड़े हैं, क्या सोचते हैं, देश पूरी तरह जानता है। लेकिन क्या मैं सभी वरिष्ठ महानुभाव से मार्गदर्शन चाहूंगा कि क्या हम वर्ष में 2 सत्र के समय या एक सत्र तय करें। उस पूरे सत्र के दरमियान एक वीक ऐसा हो कि जिस वीक में सिर्फ जो फर्स्ट टाइमर एमपी है उन्हीं को बोलने के लिए निमंत्रित किया है। हम इसलिए नहीं कि मैं फर्स्ट टाइमर हूं, इसलिए नहीं कि मैं फर्स्ट टाइमर हूं, लेकिन हमें एक ताजगी भरी हवा इस सदन में विचारों की आवश्यकता मुझे महसूस होती है। और मुझे भरोसा है, मैं जानता हूं जिस प्रकार से आपके कार्यक्रम में ये जो नए एमपी रुचि ले रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि उनको अवसर देना चाहिए। वे देश के लिए बहुत सी चीजें नई हमारे सामने रख सकते हैं, उस पर हम कुछ कर सकते हैं। एक तीसरा मेरा एक ऐसा तीसरा मेरा सुझाव है कि हमारे यहां यूनाइटेड नेशन ने अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सारे विश्व ने मिलकर के तय किया। हमारी सुषमा जी ने उसके लिए बहुत अच्छा शब्द दिया, टिकाऊ विकास लक्ष्य, हिंदी में उन्होंने अच्छा उसका ट्रांसलेशन किया, सस्टेनेबल। ये तय होता है, सरकारें जाती हैं, अपना व्यू रखती हैं। क्या कभी सदन के सभी लोग सैटरडे को एक दिन ज्यादा बैठें कभी, और एक सत्र के दरमियान 1 या 2 दिवस हम सब मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तय हुए उसमें भारत की जो भूमिका है उसको चरितार्थ करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम कोई बहस कर सकते हैं। हमारे अपने एजेंडा के काम है बहुत, लेकिन कोई पल हो जिसमें कोई राजनीति हो, सिर्फ राष्ट्रनीति, सिर्फ मानवतावाद, इसको लेकर के कुछ कर सकते हैं क्या? मैं आशा करूंगा कि इस पर सोचा जाए। उसी प्रकार से मैं 3 विषयों को, मैं 3 और बातों को आज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। सरकार ये हो या सरकार वो हो, लेकिन ये बात न माननी पड़ेगी, भले शिक्षा ये राज्यों का विषय हो, लेकिन हमारी प्राथमिक शिक्षा का स्तर ये बहुत ही चिंता का विषय है, पीड़ा का विषय है। अगर हमारे देश की इन बालकों की जिंदगी पर हम ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा? उसी प्रकार से हम एनवायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, COP21 ये सब करें, जरूर करेंगे, लेकिन पानी ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सामाजिक जिम्मेवारी का काम है। उसी प्रकार से एक विषय जिससे हम सब लोग डरते हैं, डरने के कारण भी हैं, मैं उसकी गहराई में जाना नहीं चाहता, लेकिन न्याय में विलंब न्याय न देने के बराबर ये हम सब बोलते हैं। आज भी हमारे लोअर कोर्ट में इतनी पेंडेंसी है, क्या कभी सदन में बैठ के हम उसके रास्ते क्या हो, कैसे उपाय निकालें? इस प्रकार के 1-2 विषय हम तय करें और 6 महीने के पहले तय करें। हम एक्सपर्ट लोगों के पेपर्स मंगवाए, पेपर सर्कुलेट करें और बहुत ही क्वालिटेटिव बहस करके उसमें से कोई एक्शनेबल पॉइंट हम निकाल सकते हैं क्या? और वो इस सदन की मालिकी होगी, किसी सरकार की नहीं होगी। सरकार को गौरवगान करने के लिए नहीं होना चाहिए। इस सदन में यहां भी बहुत अनुभवी लोग बैठे, बहुत अनुभवी लोग बैठे, और इसलिए ऐसा एक सामूहिक चिंतन हो। और मुझे मालूम है सतपति जी ने पिछली बार एक अच्छा विषय रखा था कि क्यों न एक दिन सदस्यों का हो। मैं उसी बात को थोड़ा और स्ट्रक्चर वे में आज
प्रस्तुत कर रहा हूं। मूल ये विचार मेरे मन में सत्पति जी का भाषण सुना तब आया था और इसलिए मैं चाहूंगा कि हम अगर इन चीजों को कर सकें तो शायद होगा। कभी कभी सदन को रोकने के संबंध में या हो हल्ला कर करके काम में रुकावटें करने से एक सार्वजनिक चर्चा होती है, ये होती है कि हम लोग कहेंगे देखो सरकार को काम नहीं करने देते, वो कहेंगे कि देखो सरकार हमको सुनती नहीं है। किसी को लगता है देखो हमने दिखा दी हमारी ताकत, भले हम कम हैं लेकिन हम, ये सब चल रहा है। लेकिन एक और बात है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ये सदन क्यों नहीं चलने दिया जाता है? इसलिए नहीं कि सरकार के प्रति रोष है, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण नहीं चलने दिया जाता, क्योंकि विपक्ष में भी ऐसे होनहार सांसद है, ऐसे तेजस्वी सांसद है, और मैं मानता हूं उनको सुनना, उनके विचार अपने आप में एक बहुत बड़ी एसेट है। लेकिन अगर सदन चलेगा तो उनको बोलने का अवसर मिलेगा, अगर वो बोलेंगे तो बहुत उनकी जय जयकार होगी, तब हमारा क्या होगा ये चिंता सता रही है। ये इंफीरियरिटी है कि विपक्ष के सामर्थ्यवान सांसद न बोल पाए, विपक्ष के सामर्थ्यवान सांसदों की प्रतिभा का परिचय देश को न हो। इसलिए ये सरकार को रोकने वाली बात तो अपनी जगह पे है, लेकिन विपक्ष में कोई ताकतवर बनना नहीं चाहिए, कोई होनहार दिखना नहीं चाहिए। इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का परिणाम है। इसलिए बहुत, अब जैसे इस बार संसद चला तो मैंने देखा कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। पिछले 2 सदन में उनका कोई लाभ ही नहीं मिला, और इसलिए ये मैं समझता हूं कि बहुत आवश्यक है। और मैं देख रहा हूं कि बहुत स्टडी करके आते हैं हमारे विपक्ष के भी, छोटे छोटे दल के सदस्य हैं, 4 मेंबर होंगे, 3 मेंबर होंगे, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। मेरे मन में जब मैं कुछ पढ़ता रहता हूं तो कुछ बातें अच्छी लगती हैं। हम लोग किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं ना, मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं। ये मेक इन इंडिया देश के लिए है। हाँ, सफल नहीं हुआ तो सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, सफल होने में क्या कमियां हैं उसकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, और मुझे लगता है जाने ऐसा क्यों है कि हम लोग अपने देश की इमेज ऐसे बनाते हैं जैसे हम भीख का कटोरा लेकर के निकले हो, और जब हम खुद ऐसा कहते हैं तो दूसरे लोग यही बात और ज्यादा चीख करके कहते हैं और ज्यादा मजबूती से कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमती इंदिरा गांधी कह रही। ये 1974 में इंद्रप्रस्थ कॉलेज में आपने, इंदिरा जी ने ये भाषण किया था, और इसलिए ये भी बात है
कोई भी नई योजना लाए, नई तरीके से लाए, तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लग जाती है। कुछ लोगों का ऐसा रहता है और इसलिए चीजें समझने में बड़ा समय जाता है। कुछ लोग तो समय बीतने के बाद भी चीजें समझ नहीं पाते और इसलिए अच्छा लगता है विरोध करें, तो वो विरोध करना अपना तरीका ढूंढते रहते हैं। और इसलिए मैं एक पीड़ा कहना चाहता हूं। हमारे देश में बहुत सी दिक्कतें हैं, ज्यादातर ऐसी है जो बहुत पुरानी है। गरीबी, पिछड़ापन, अंधविश्वास, कुछ गलत परंपराएं, कुछ समस्याएं विकास और तरक्की के साथ भी आई हैं। लेकिन इस देश की सबसे बड़ी चुनौती है तेजी से हो रहे बदलाव का विरोध। ये विरोध पढ़े लिखा तबका भी बहुत मुखर तरीके से करता है। जैसे ही कोई खास काम आगे बढ़ता है, 100 कारण बताए जाने लगते हैं कि ये काम क्यों नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक मजबूत और ऊंची दीवार ने हम सबको चारों तरफ से घेर के रखा है। कितनी सटीक बात है। ये 1968 में इंदिरा गांधी ने कही थी। यहां पर कोई भी बात आई तो ये कहा जाता है कि ये तो हमारे समय का है, ये तो हमारी देन है। कुछ बातें ऐसी हैं जो आप ही की तो देन है। अब हमने एक अभियान चलाया स्कूलों में टॉयलेट बनाने का। अब आपकी बात सही है कि मोदी जी, अगर हमने हमारे कार्यकाल में सभी स्कूलों में टॉयलेट बना दिए होते तो तुम क्या करते? ये तो हमने नहीं बनाए, इसलिए तुमने 4 लाख बनाए। ये आप ही की तो देन है। बांग्लादेश की सीमा का विवाद, इतने दशकों के बाद बांग्लादेश सीमा का विवाद सुलझा। आप कह सकते हैं देखो, हमने अगर हमारे कार्यकाल में कर दिया होता तो मोदी तुम्हारा अचीवमेंट कहां होता? ये तो तुम्हारे लिए हमने छोड़ के गए थे, आप ही की तो देन है। अब आप ही की तो देन है। 18,000 गांव, 18,000 गांव आजादी के इतने सालों बाद अंधेरे में डूबे हुए हो, और अगर हम उन गांवों में बिजली पहुंचाए तो आप गर्व से कह सकते हो कि मोदी जी ये 18,000 हमने, हमारी तो देन है, तभी तो आप कर रहे हो। और इसलिए ये आप ही की देन है, इसका मैं कोई इनकार नहीं कर सकता। 60 साल के आपके ही कारोबार का ये परिणाम है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता है। और इसलिए कभी कभी बड़े गर्व के साथ मनरेगा की चर्चा होती है, मनरेगा की चर्चा होती है। ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मैं जरा कहना चाहता हूं इसका इतिहास।
50 साल पुराना है, लेकिन उसके पहले भी राजे रजवाड़ों के जमाने में भी ऐसी कुछ न कुछ बातें चलती थी। आप देखिए 1972 महाराष्ट्र की रोजगार गारंटी योजना 1972 में आई। 1980 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP in 1980 में उसका रिकॉर्डिनेशन हुआ। 1983 में रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम RLEGP ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम आया। ये सब इनकारनेशन होते गए, योजनाओं का पुनर्जन्म होता गया। उसके बाद 1989 में जवाहर रोजगार योजना JRY, ये मनरेगा का पिछले जन्म का नाम है। लेकिन मैं हैरान हूं, बाद में जवाहरलाल जी का नाम निकाल दिया गया और किसी और ने नहीं निकाला, उसी दल ने निकाला जो हमें कोसते रहते हैं। उसके बाद 1993 एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम EAS सुनिश्चित रोजगार योजना ये आया। उसके बाद वाजपेयी जी की सरकार आई, तो उस समय इन सभी योजनाओं में से जो भी अच्छा था ले लेकर के संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY ये शुरू हुआ। 2004 में फिर उसमें इनकारनेशन हुआ। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम आया। और उसके बाद इसने नया रूप 2006 में लिया मनरेगा। और इसलिए पहले नरेगा और फिर कुछ एक नया ज्ञान हुआ तो फिर वो मनरेगा हुआ। तो ये गरीबों की भलाई के लिए कुछ न कुछ योजनाएं लगातार चलती रही है। ये बात सही है कि आप बड़े सीना तान करके कह सकते हो कि मोदी जी चुनाव में भाषण करना अलग चीज है, तुम कहते हो गरीबी हटाओगे, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है। अरे हमने गरीबी की जड़ें इतनी जमा दी है, इतनी जमा दी है। मोदी तुम उखड़ जाओगे लेकिन इसे उखाड़ नहीं पाओगे। ये बात सही है कि मुझे यहां आने के बाद पता चला कि इतनी जड़ें जमाई है आपने, इतनी जड़ें जमाई है आपने। और इसलिए मैंने पिछली बार भी कहा था, इस बात का कोई इनकार नहीं करेगा कि इस देश के 60 साल के कार्यकाल में अगर हम गरीबों का भला कर पाए होते तो आज मेरे देश के गरीबों को मिट्टी उठाने के लिए गड्ढा खोदने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। ये हमारा सफलता का स्मारक नहीं है, ये हम सबको स्वीकार करना होगा। और इसलिए ये हमारा दायित्व भी बनता है कि ये जो क्रमिक विकास चला है इस योजना का, उसको और अच्छी बनाए और उस जिम्मेवारी को निभाने का हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये बात स्वीकार करनी होगी कि हम उस हालत पर देश को लाए हैं, इवन स्किल लेबर को भी अनस्किल होने में मजा आने लगा है। और इसलिए मैं जब कहता हूं कि हमारी विफलताओं का स्मारक है, इसका मतलब यही है कि गरीबी न होती तो इस नरेगा या मनरेगा की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये सच्चाई है और मैंने आकर के देखा कि ऐसी गरीबी की जड़ों को जमा दिया गया है कि उसको उखाड़ फेंकने के लिए मुझे भारी मेहनत करनी पड़ रही है। Find us on Facebook at facebook.com/etnow and don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at
ET Now Live. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/user/ET Now.